Hello viewers, welcome to my YouTube channel. I am Ranjit Kumar Pathak and today we are here to understand the new chapter सेल। चलिए तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं बिना वक्त गवाए सेल चैप्टर को। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्लास 9 में एक चैप्टर है द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। तो उसके बारे में जानना है तो क्लास 8 के बच्चों के लिए सेल चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेल के बारे में जानते हैं तो आगे का जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान हो जाने वाला है। आगे रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसके बाद रीचिंग एट एडोलेसेंस चैप्टर है। इस चैप्टरों में 2-3 जगह पे सेल नाम शब्द का यूज हुआ है, तो सेल जानना बहुत ज़रूरी है और बेसिक चीज़ भी है। तो आइए बिना वक्त गवाए हम लोग चलते हैं सेल टॉपिक पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट इज सेल? सेल है क्या? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि सेल हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हमें घर बनाना है तो हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिना ईंट के हम घर नहीं बना सकते, बिना सीमेंट और बालू के घर नहीं बना सकते हैं। तो उसी तरह एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए हमें चाहिए ईंट, बालू और सीमेंट। तो उसी तरह किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टेटअप होने के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिक फंक्शनल यूनिट करने के लिए जो भी चीज़ है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरा सेल वर्क कर रहा है, आप लिख रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपका बॉडी कोई भी फंक्शन कर रहा है, तो ये फंक्शन के लिए सेल की ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि हमारे धरती पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक जैसे दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग है, एक दूसरे से अलग है एकदम। तो इस सब चीज़ों को हम जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। आइए आते हैं कि ये सेल है क्या। एक्चुअली में हमने तो कह दिया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन एक्चुअली में ये सेल वर्ड आया कहाँ से? तो सेल वर्ड को सबसे पहले दिए रॉबर्ट हुक ने। 1665 में एक साइंटिस्ट थे, एक इंग्लिश बोटनिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप पे एक लकड़ी का टुकड़ा, यानी कि थिन लेयर ऑफ स्लाइस बोल सकते हैं, कॉर्क बोल सकते हैं, उसको उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप पे देखा और उनको देख कर अजीब सा लगा। क्योंकि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप पे देखा तो वो एकदम एक छोटे छोटे कमरे जैसा दिख रहा था। एकदम लग रहा था कि जैसे छोटी छोटी कमरे हैं। जैसे आप गूगल मैप करते हो तो आप जब जूम करोगे तो आपको सारे उधर एरिया का जो भी प्लॉट है वो ऐसे खंड खंड में दिखेगा। तो उसी तरह उनको भी दिखा। और उन्होंने उस समय लैटिन भाषा बहुत ज़्यादा चलती थी, तो लैटिन भाषा में उस छोटे से कमरे को सेल कहा जाता था। तो वहीं से ये वर्ड आया सेल, यानी कि ही इज़ द फर्स्ट मैन हु क्वाइंड द वर्ड सेल रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक डेड सेल को। तो हम ये भी उनके बारे में कह सकते हैं कि ही इज़ द फर्स्ट मैन हु डिस्कवर द डेड सेल। और डेड सेल ही क्यों ना हो, लेकिन पहली बार उन्होंने ही दुनिया को सिखाया कि सेल भी कुछ होता है। और तब बाकी दुनिया उस सेल के बारे में अलग अलग अपनी राय रखने लगी। तो उसी राय में एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे जिन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा अलग रूप दिया, और उस रूप में उन्होंने देखा अलग अलग सेल को, अलग अलग लिविंग सेल को। और वो थे एंटोनियो लेवेनहुक। और उन्होंने एक लिविंग सेल को खोजा था। पहली बार उन्होंने बैक्टीरिया सेल को देखा, स्पर्म सेल को देखा, ओवा सेल को देखा, आरबीसी को देखा, डब्ल्यूबीसी को देखा, और उन्होंने प्रूव किया कि ये डेड सेल में ही नहीं, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो दुनिया को बताने वाले ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सेल होता है, वो थे एंटोनियो एल लेवेनहुक। और इन्होंने खोजा था 1674 में। उसके बाद आते हैं 1831 में एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में और गहन अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि जो सेल के अंदर वो काला काला धब्बा दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, एंड वो थे रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद 1839 में जेई पुरकेंजी आए और उन्होंने एक और टर्म जोड़ दिया इससे रिलेटेड कि प्रोटोप्लाज्म जो उसके अंदर है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाता है, डेड सेल के अंदर नहीं पाया जाएगा। यानी कि अगर डेड सेल और लिविंग सेल में अगर हमें पता करना है तो हम प्रोटोप्लाज्म के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है सेल थ्योरी की। लेकिन सेल थ्योरी पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1838 में जेम्स क्लेडियन ने कहा कि प्लांट के अंदर भी सेल होता है, यानी कि प्लांट इज ऑल्सो मेड ऑफ सेल। और उन्हीं के बाद जैसे एक साल के बाद
39 में टी स्वान आए और उन्होंने कहा कि एनिमल भी सेल से बने हुए रहते हैं। और देखिए दोनों ने एक साथ मिलाकर एक थ्योरी प्रोवाइड किया जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। लेकिन सेल थ्योरी में एक वर्ड था जिस वर्ड को 1855 में जोड़ा गया, जिनका नाम था रॉबर्ट वर्च्यू, आर वर्च्यू के नाम से हम जानते हैं। और उन्होंने प्रपोज किया सेल थ्योरी। और उन्होंने क्या कहा कि ऑल सेल आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि हम सब जो भी हैं कहीं ना कहीं पिछले सेलों से आए हुए हैं। हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं पुराने सेल से आया हुआ है, हम लोग उसी के मॉडिफाइड रूप हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग होमोसेपियंस है, तो होमोसेपियंस मॉडिफाइड रूप है एनिमल के। कौन से एनिमल आप जान गए होंगे, थैंक यू, वेरी गुड। सो आइए पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी जानते हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल metabolic reaction take place in cell, all cells arise from pre-existing cells and every organism start its life as a single cell। यानी अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जितने भी दुनिया के प्राणी हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे सेल से बने हुए, नो मैटर, सही है। दूसरा, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल। मेटाबॉलिक रिएक्शन से मतलब है कि हम जो ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और बहुत सारे काम करने के लिए एनर्जी जो हमें चाहिए होता है, वो सारा एनर्जी सेल के अंदर ही होता है। आपने 6-7 में पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड इट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नीडेड फॉर लॉट्स ऑफ डूइंग वर्क। तो वो जो एनर्जी ब्रेक डाउन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें भी हमें सेल की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंड। आइए थर्ड नंबर में कहता है ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं, कहीं ना कहीं एक सेल से आई हुई हैं। और एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। हम सब कहीं ना कहीं क्या कहें, मतलब स्टार्ट ही हम होते हैं एक सिंगल सेल से। रिप्रोडक्शन चैप्टर में जब हम जाएंगे तो स्पर्म एक सेल है कि सिंगल सेल है ना, और ओवा भी एक सिंगल सेल है। मदर और फादर के मिलने से स्पर्म और ओवा जब मीट करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तब हम इस धरती पर आते हैं। तो ये हम भी कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से ही एराइज हुए। सो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं टाइप ऑफ सेल। सेल के बारे में जाने तो टाइप ऑफ सेल के बारे में भी जानते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। लेकिन देखिए यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने हुए, और मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन 1 सेल से बने हुए। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। नॉन सेलुलर मतलब जिनके पास सेल नहीं होता है, और सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब जो सेल से बने हुए रहते हैं। तो अब यहाँ डिवाइडिंग होता है। नॉन सेलुलर की बात तो हम नहीं कर सकते, चलिए मान लेते हैं बिना सेल का तो कोई नहीं है। लेकिन जो सेलुलर हैं उनमें अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहला आता है प्रोकार्योटिक और दूसरा आता है यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक का मतलब होता है ऐसा सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्रिमिटिव है, यानी कि प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना, और इनकम्प्लीट सेल है, मतलब उसके जो न्यूक्लियस है वेल एंड डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे को हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रोकार्योटिक सेल है। इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की लैक होती है। ये साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूकार्योटिक। द ऑर्गेनिज्म हैव कंप्लीटेड सेल एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सच सेल आर फाउंड इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो उनको हम कहते हैं, यानी कि यूकार्योटिक, यू मतलब न्यू, कार्योटिक मतलब सेल, जिसके पास न्यू सेल है, यानी कि जिसके पास न्यूक्लियस है। सच टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड यूकार्योटिक सेल। नेक्स्ट है, यहाँ डिफरेंसेज है, आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें मैंने कहा वहाँ लिखा हुआ है। ओके, आइए स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात हम करते हैं। आप चाहें तो आप अपना बुक का हेल्प ले सकते हैं, या यहाँ पे नोट्स है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल की अगर हम बात करते हैं तो द साइज और नंबर और वॉल्यूम ऑफ द सेल जो है वेरी करता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होते हैं, यूनिसेलुलर के अलग, मल्टीसेलुलर के अलग। शेप ऑफ द सेल में भी वेरिएबल, शेप भी अलग अलग होगा। मोर देन ज़्यादा सेल हो गए तो बॉडी का आकार भी हो जाएगा। जैसे एक हाथी को ले लो, एक चींटी को ले लो, बोथ हैविंग द सेल, सेल से बने हुए हैं। लेकिन किसी में ज़्यादा सेल है तो हाथी जैसा आकार है, किसी में कम सेल है तो वो चींटी जैसा आकार। उसी के बाद अगर हम देखें तो इरेगुलर शेप में भी है, कोई फिक्स में है।
इरेगुलर शेप की बात करें तो अमेबा, WBC, ल्यूकोसाइड, ये सब अपनी आकृति बदलते रहते हैं। किसी का फिक्स होता है, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल फिक्स होते हैं। साइज अब सेल भी डिफरेंट होते हैं। अब हम लोग अगर बात करें सबसे छोटे और सबसे बड़े की, तो इट इज़ वेरी फ्रॉम वेरी स्मॉल सेल ऑफ बैक्टीरिया, जिसको PPLO कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 5.0 माइक्रोमीटर तक पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट बोल सकते हैं, लार्जेस्ट है ऑस्ट्रिच एग, जो लगभग 18 सेंटीमीटर यानी कि 16 to 18 सेंटीमीटर के बीच में पाए जाते हैं। ह्यूमन नर्व सेल दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख दिया है 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। तो ये टॉपिक है। आइए टाइप ऑफ सेल की बात करें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है 3 बेसिक कॉमन पार्ट्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 चीज़ें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यानी कि आउटर कवरिंग लेयर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर जो बीच में टर्म होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। एक सिंपल सा पहले, आप अगर एक अंडा देखते हैं, अंडा को आप ऊपर का जो खोल देखिए वो समझ लीजिए कि वो सेल मेम्ब्रेन है। उसके अंदर का जो वाइट कलर का होता है, जिसको आप उबाल देने पर वाइट कलर का हो जाता है, वो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है कच्चा अंडा में, वो हो गया आपका साइटोप्लाज्म। और बीच में जो पीले कलर का होता है, येलो यल्क, जिसको योल्क बोलते हैं, वो हो गया आपका न्यूक्लियस। तो सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड इन एनिमल सेल एंड इट इज मेड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिविंग सेल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द सेल। मैंने यहाँ पे लिविंग इन एनिमल सेल इसलिए कहा है कि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और लेयर होता है जिसे हम सेल वाल कहते हैं। तो प्लांट में आउटर कवरिंग लेयर 2 हो जाते हैं, एक सबसे रिजिड पार्ट जो हार्ड होता है वो हो गया सेल वाल, और उसके जस्ट बाद होता है सेल मेम्ब्रेन, इसलिए मैंने वहाँ पे प्लांट से लिखा। ये पार्ट ऑफ सेल की बात हम करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ दिया हुआ है। मैंने लक्ष्मण सिंह की बुक का यूज किया थोड़ा सा। एवरी सेल इज कवर्ड बाई अ थिन शीट ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब यही एक लेयर है आने और जाने, किसी भी सब्सटेंस को आने और जाने के लिए कहता है। इसीलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन को है ना सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो गिने चुने चीज़ होते हैं, जो सेलेक्टेड चीज़ों को वो आने और जाने देता है। जैसे ऑक्सीजन का आने देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जाने देता है, फूड मटेरियल को अंदर जाने देगा, एक्सक्रीटेड मटेरियल को बाहर आने देगा। तो ये सब कुछ सेलेक्टेड होते हैं, इसको आने और जाने देता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और बाहर के सराउंडिंग मीडियम से ये अलग करता है, सेपरेट भी करता है, इसीलिए सेलेक्टेड करता है। नेक्स्ट है टॉपिक है साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल विच fills the cell between nucleus and the cell membrane and cytoplasm is a kind of chemical factory। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया, chemical factory। what is the chemical factory? chemical factory is the type of word, मतलब जितनी भी केमिकल चीज़ें होंगी, केमिकल चीज़ें मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकली सिंथेसिस, मतलब जो भी चीज़ है जहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनेगा। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा केमिकल चेन। तो ऐसा टर्म मतलब जो नया चीज़ बनता है वो यहीं पे बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि एनर्जी बनेगा यहीं पर। कोई चीज़ सेल एनर्जी में कन्वर्टेड होगा, जो रिलीज करेगा, स्टोर करेगा, यहीं पर होगा। जितने भी जीने के लिए, जितने भी जीवन को जीने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। और साइटोप्लाज्म के अंदर ना अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, उसके अलग पार्ट, यानी कि कहिए द वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स कितने हैं? अलग अलग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, है ना, सेंट्रोमर्स, अलग अलग हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल। और एनिमल में इसको हम लोग कंट्रोल करता है जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, दैट ऑल एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। दैट्स वाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। CPU ऑफ द कंप्यूटर जैसे बोलते हैं ना, CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो उसी तरह सेल जो है, सेल के अंदर का जो कंट्रोलिंग पावर है,
CPU, central processing unit, that is nucleus. So cell is nucleus is also called brain of the computer, sorry, body. एंड न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम्स. अब यहाँ एक वर्ड आया क्रोमोजोम्स. न्यूक्लियस के अंदर एक इनहेरिटेंस रोल को प्ले करने वाली कैरेक्टर पाई जाती है जिसको हम क्रोमोजोम्स कहते हैं. क्रोमोजोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और वो सेल डिवीजन में मदद करता है. हम सब क्रोमोजोम्स से बने हुए हैं. ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ क्रोमोजोम्स. क्रोमोजोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, यानी कि जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. And the function of chromosome is to transfer the characteristic from parent to the offspring through the gene. The nucleus also contain a tiny round structure called nucleus, nucleolus, जिसको membrane के साइड से घिरा हुआ रहता है. nucleus containing chromosomes and nucleus is bound by membrane called nuclear membrane. यानी कि न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स होता है और क्रोमोजोम्स के चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घेरे हुए रहते हैं और वहाँ पे टिनी पोर्स होता है जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है विथ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म से होते रहता है, जैसे आरबीसी का आना जाना है ना. डू नॉट, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस. उसके बाद नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है आरबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी एंड प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल. हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि नेम टू नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, दैट सेल हैविंग नो न्यूक्लियस, दैट इज़ द आरबीसी एंड प्लेटलेट्स. ये जीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ रिस्पॉन्ड टू ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन ऑफ स्प्रिंग टू अनदर. मतलब पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम लोग कहते हैं. यानी कि लगभग न्यूक्लियस सबसे मेन चीज़ है, वही चीज़ है जो आगे हम लोग को आगे पीछे मतलब हमारे जनरेशन को, स्पीसीज को दुनिया में कंटिन्यू कराता है. इसके बारे में फर्दर जानेंगे. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. इट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर द टाइनी रॉड शेप्ड और स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन द सेल. और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एनर्जी हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. रीजन है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही फूड में प्रेजेंट ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का कोशिश मतलब कन्वर्ट करता है और वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है. जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है वो देता है. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. नेक्स्ट है सेल वॉल. मैंने अभी डिस्कस किया था सेल वॉल प्लांट में होता है, थिक वॉल होता है आउटर साइड. सेल वॉल उसको शेप देता है, सपोर्ट देता है प्लांट को, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, उससे उसको सहना है. उसको वो एक ही जगह पे रहता है, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकता है. इसीलिए भगवान ने उसको सेल वाल दिया है, एक आउटर कवरिंग, रिजिड कवरिंग. जैसे लकड़ी काटते हैं तो जो लकड़ी का जो पार्ट है वो दैट इज़ द मेड ऑफ सेलुलोज और वही सेलुलोज उसको सेल वाल बनाता है. तो सेल वाल सेलुलोज का बना हुआ एक पार्ट है. क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो प्लांट में पाया जाता है, एक ग्रीन कलर का होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है. क्रोमोप्लास्ट से पहले हम लोग प्लास्टिड जानते हैं. प्लास्टिड के अंदर दो पार्ट पाया जाता है, एक कलरलेस एक कलरफुल. यानी कि एक ग्रीन कलर का होता है जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और एक विदाउट कलर होता है, यानी कि लैक ऑफ कलर होता है, उसके अंदर कोई कलर नहीं होता, उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं. तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन कलर नहीं होते लेकिन फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट है. और कुछ ग्रीन कलर के होते हैं जिनके अंदर क्रोमोप्लास्ट है, वो ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ऐसा आता है. द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इनटू द प्लांट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट. तो उसके बाद ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, यहाँ पे क्रोमोजोम्स है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्लांट में लार्ज वैक्यूल. लार्ज वैक्यूल का काम एक तरह का स्पेस होता है जिसके अंदर प्लांट अपनी न्यूट्रिशन को, एक्सक्रीशन को स्टोर करके रखती है. ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वाल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टर्म है उसको हम इस तरह से जान सकते हैं. आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं. सिंपल सा फोटो है, आप इसको आप सेम ऐसे भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. और आपके भी बुक में भी अलग अलग दिए हुए हैं, वैसे भी जा सकते हैं. अब आइए कंपैरिजन और प्लांट सेल और एनिमल सेल की करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन चारों ओर होता है. ये सिमिलैरिटीज़ है.
प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है। ये तीन चीज़ें जो मैंने पहले भी कहा कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब आता है डिफरेंसेस क्या है। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, एनिमल में नहीं है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल में नहीं है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल है, एनिमल में स्मॉल वैक्यूल है। ये सिंपल सा कुछ अंतर है, आप इसको देख सकते हैं। ये रहा आपका ओनियन सेल। इसको अगर माइक्रोस्कोप पे आप रखेंगे तो आपको ऐसा ही व्यू दिखेगा। और यहाँ जो ब्लैक डॉटेड होता है ये आपका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म डेंस है, चारों ओर से जो दिख रहा है वो सेल मेम्ब्रेन है। होप आप लोग अपने स्कूल के लैब में आप इसको देख सकते हैं। टीचर से आप बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ आप इसको दिखाइए। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये कुछ हमारे पास टॉपिक है, मतलब शेप ऑफ द सेल है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आरबीसी है, ये वाइट ब्लड सेल का है, और ये आपका बोन सेल, कार्टिलेज सेल, एपिडर्मल सेल, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम सेल, फोटोसिंथेसिस सेल, ये सेल है। ये आप देख सकते हैं, इसको समझना है। मतलब हमारे बॉडी में ये छोटे छोटे सेल पाया जाता है। देखिए आरबीसी मिल के पूरे बॉडी का खून बनाया हुआ है, ऐसे करके ये हमारे टॉपिक के अनुसार चलते हैं। आइए, ये रहा आपका प्लांट सेल एंड न्यूक्लियस, मतलब एनिमल सेल का पिक्चर। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ सिमिलैरिटी है। और यहाँ पे आते हैं, अब थोड़ा सा टॉपिक है कि सेलेक्टिवली परमेबल, तो हमने कहा मटेरियल में, मतलब सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। रीजन है न्यूक्लियस में। यूकार्योटिक सेल के अंदर सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो वन बॉडी से पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेन्स है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ये आपका गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी एपरेटस है, यहाँ आपको न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम है। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लांट में भी और एनिमल में भी कुछ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू होता है कुछ सेल ऑर्गेनल्स। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल्स है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद है, तो अप टू 8 क्लास तक यहाँ तक हमें समझना था, हमने समझा भी अच्छा खासा से। और उसके बाद का जो टॉपिक है वो क्लास 9 में डिटेलिंग पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इसके पूरे फंक्शन के बारे में बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम क्या होता है, सेंट्रोमर्स क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जीन कैरेक्टरिस्टिक कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। सो होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।